भारत धर्म, नीति व संस्कृति की धरोहर से सुसज्जित यह देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इस मिट्टी का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रोमांचक भी। उसी इतिहास के कुछ पन्नों से हमारी कहानी शुरू होती है। समय है आज से लगभग 500 साल पहले। भारत भूमि पर एक के बाद एक विदेशी कदम पड़ रहे थे। लक्ष्य सिर्फ एक था, भारत भूमि पर इसके वैभव पर आधिपत्य। पूरे संसार को शांति का पाठ पढ़ाने वाली यह भूमि अब निर्दयी आक्रमणों का रंगमंच बन चुकी थी। लेकिन ये देश शायद कितना भी झकझोर दिया गया, टूटा कभी नहीं। इस काल में भी एक प्रांत ऐसा था जिसने आक्रमणकारियों के सामने हर बलिदान देना स्वीकार किया, पर पराधीनता नहीं, वीरता की मिसाल कायम करता ये प्रदेश राजपूताना था। लेकिन ऐसी अभूतपूर्व वीरता के बावजूद आखिर लड़ाई राजपूत टुकड़ियों और विदेशियों की भारी सेनाओं के बीच थी। इस भूमि का दमकता सूरज अस्त होता नजर आ रहा था। तभी काल व नियति के आशीर्वाद से एक योद्धा ने जन्म लिया, महाराणा प्रताप। कालखंड का समय 9 मई 1540 ईस्वी को एक दिन अचानक मौसम बदलने लगा। बादलों की घमासान गर्जना के बीच राणा उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी माता जयवंता बाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। मजबूत बदन, बड़ी आंखें, मुस्कान बिखेरता चेहरा बड़ा मनमोहक लग रहा था। राणा उदय सिंह ने महल की औरतों से रानी शाह के हालचाल पूछे। तभी पाली की दासियों ने जवाब दिया, शेरनी ने शेर को जना है। राणा पुत्र पाकर बड़े खुश होने लगे। वे कभी राणा कुंभा के बनाए विजय स्तंभ को देखने दौड़ते तो कभी बप्पा रावल की तलवार को प्रणाम करने। सरदारों ने पूछा, हुकुम कुंवर जी का नाम क्या होगा? राणा शांत होकर बोले, जिस तरह सूरज अपनी समक्ष से धरती को रोशन करता है, उसी तरह मेरा पुत्र अपने शौर्य के प्रताप से मेवाड़ को रोशन करेगा। अतः इसका नाम प्रताप होगा, कुंवर प्रताप सिंह सिसोदिया। माता जयवंता बाई कृष्ण भक्त थी। उन्होंने शुरू से ही कुंवर प्रताप को भगवान कृष्ण व महाभारत की युद्ध कलाओं का ज्ञान दिया। महारानी जयवंता बाई कुंवर प्रताप को बताती कि किस तरह उसके दादा राणा सांगा ने अपनी तलवार से दिल्ली की बादशाहत को रक्त से नहलाया, किस तरह महाप्रतापी बप्पा रावल ने अरबी आक्रांता को भारत भूमि से खदेड़ा। सिसोदिया वंश के इस अतीत की गाथा सुनकर कुंवर प्रताप बड़े होने लगते हैं। जिसके पूर्वजों का इतिहास इतनी गौरवमयी गाथाओं से भरा हो, उस इतिहास में एक युग पुरुष का जन्म लेना नियति ने पहले से ही तय कर रखा था। गुरुकुल में अस्त्र शस्त्रों व शास्त्रों के ज्ञान अर्जन की विलक्षण क्षमता, अपनी उम्र से अधिक कर गुजरने की अद्भुत क्षमताओं ने यह तय कर दिया था कि यह बालक इतिहास में कुछ ऐसे पृष्ठ छोड़ेगा जिसे भुलाना नियति के लिए भी असंभव होगा। छुआछूत जाति पाति के भेदभाव से मुक्त विचारधारा ने प्रजा व भीलों दोनों को प्रभावित किया। इस कारण कुंवर प्रताप सिंह भीलों व प्रजा के सहते बनते गए। भीलों ने इन्हें कीका के नाम से संबोधित किया। कुंवर जी बचपन से ही वीर, स्वाभिमानी व हठी स्वभाव के थे। उनका शरीर सामान्य बच्चों की तुलना में कई गुना मजबूत था। उन्होंने अपनी छोटी उम्र में ही अफगानियों की बस्तियों पर धावे बोलने शुरू कर दिए। विलक्षण क्षमताओं से सबको ये लगने लगा था कि यही बड़े होकर एक महान योद्धा बनेंगे और प्रताप ही भविष्य में मेवाड़ के राणा बनेंगे। इतिहास के अनुसार राणा उदय सिंह की कई रानियां थीं, जिनसे उनको कुल 33 संतानें थीं। इनमें से उदय सिंह की सबसे प्यारी रानी थी धीर बाईसा। इसी बात को राणा जी कुछ ज़्यादा ही महत्व देते थे। इसके कहने पर राणा जी ने जगमाल को भावी महाराणा घोषित कर दिया। शास्त्रों के अनुसार सदैव बड़े पुत्र ही राजा बनता है। सागर जैसे विशाल हृदय वाले कुंवर प्रताप ने पिता के इस फैसले को स्वीकार कर लिया और जगमाल को ही भावी राजा स्वीकार कर लेते हैं। पर सभी सामंतों, सरदारों व राजाओं ने राणा उदय सिंह के इस फैसले का विरोध किया। वे कुंवर जी को ही भावी राणा मानते थे। समय के साथ राणा उदय सिंह का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है और सन 1572 आते आते उनका स्वर्गवास हो जाता है। उनके अंतिम संस्कार में कुंवर प्रताप सहित मेवाड़ का प्रत्येक व्यक्ति आता है, पर कुंवर जगमाल इस समय
महल में राज्याभिषेक करवाने में व्यस्त था। ऐसी संकट की घड़ी में जगमाल का अपने पिता के अंतिम संस्कार में न आने के कारण सभी सरदारों ने यही गोकुंदा की पहाड़ियों पर रक्त से मेवाड़ के असली हुकुम श्री कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। सरदार रावत कृष्णदास शुंडावत ने राणा प्रताप की कमर में तलवार बांधते हुए ललकार लगाई, मेवाड़ मुकुट केसरी कुंवर प्रताप सिंह आज से मेवाड़ के राणा हैं। राणा जी के राज्याभिषेक का समाचार सुनते ही जगमाल मेवाड़ से भागकर अकबर की शरण में चला जाता है। इसके बाद साल 1573 को कुंभलगढ़ की राजगद्दी पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का विधिवत रूप से राज तिलक कर दिया गया। तो आइए देखते हैं आखिर कौन था वो अद्वितीय योद्धा जिसके नाम मात्र से मुगल फौज में दहशत और खौफ का माहौल पैदा हो जाता था, जिसे दुनिया ने मेवाड़ मुकुट हिंदुआ सूरज के नाम से नवाजा। मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठने वाला यह योद्धा तलवार के एक ही वार से घोड़े समेत दुश्मन को काट डालने में सक्षम था। उन्होंने जंगलों में रहना स्वीकार कर लिया, पर अकबर के दीनता कभी स्वीकार नहीं की। 72 किलो का भाला, 81 किलो का छाती कवच के साथ जब महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में निकलते, जिनके रौद्र रूप को देखते ही सामने वाला युद्ध भूमि से भाग निकलता था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल फौज को प्रबल टक्कर दी। दिवेर के युद्ध में मुगल सेना को घुटनों पर ले आए, जिनके भाले से शत्रु का रक्त कभी सूखा नहीं, जिनकी तलवार ने कभी पराजय का मुख देखा नहीं। यह गाथा है उस महाराणा की जिसके सामने हर भारतीय बारंबार नतमस्तक हैं। यह गाथा है उस रुद्र रूप एकलिंग अवतारी महाराणा प्रताप की। फरवरी 1572 को महाराणा हुकुम ने मेवाड़ की राजगद्दी संभाली। इस समय मेवाड़ की स्थिति काफी खराब थी। पिता उदय सिंह जी के समय मुगलों के साथ हुए युद्ध में मेवाड़ की पूरी व्यवस्था बेहाल हो चुकी थी। चित्तौड़ सहित मेवाड़ के बड़े भाग पर मुगलिया फर्शम बुलंद हो चुका था। अकबर मेवाड़ के समस्त भूभाग पर अपना अधिकार चाहता था और महाराणा हुकुम शेष मेवाड़ी भाग पर फिर से अपना अधिकार चाहते थे। महाराणा हुकुम ने अपने सभी सरदारों को बुलाया और कहा कि रघुकुल मान सदैव ऊंचा रहेगा। मेवाड़ की छाती पर फहराता मुगल ध्वज मेरा कलेजा चीर देता है। बहुत जल्द हवाओं का रुख बदलेगा, मेवाड़ पर केसरिया ध्वज पूरी शान से लहराएगा। राणा जी हुक्म ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक मेवाड़ को पूरी तरह से मुगलों की संगुल से मुक्त नहीं करवा देता, तब तक सहन की नींद नहीं सोऊंगा। मेरे वीरों, स्वाभिमान की दहाड़ से हमारा टकराव विशाल फौजों से होगा। सभी सरदारों ने प्रतिघात की सवर में तलवारें चलाई। पूरा दरबार महाराणा के जयकारों से गूंज उठता है। अकबर ने राणा जी को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 दूत भेजे। पहला संधि प्रस्ताव सितंबर 1572 को जलाल खां कोशी के नेतृत्व में भेजा जाता है। यह संधि प्रस्ताव महाराणा द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। दूसरा संधि प्रस्ताव जून 1573 को कुंवर मान सिंह के नेतृत्व में भेजा जाता है, लेकिन यह संधि प्रस्ताव भी राणा जी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है। फिर तीसरा व चौथा संधि प्रस्ताव क्रमशः अक्टूबर व दिसंबर 1573 को राजा भगवंत दास व राजा टोडरमल के नेतृत्व में भेजे जाते हैं। मुगलों का नाम सुनते ही जिसकी रगों में रक्त खोल उठता हो, वो भला मुगलों के संधि प्रस्तावों को कैसे स्वीकार कर सकता था। सारे प्रयास विफल हो जाने के बाद मैं अब दोनों के सामने केवल एक ही विकल्प था, मैदानी जंग। एक ऐसी जंग जिसे राजपूताने के इतिहास के जनक कहे जाने वाले कर्नल जेम्स टॉड ने इसे थर्मोपली के नाम से नवाजा। तो आइए जानते हैं दुनिया की तमाम खौफनाक जंगों में जाने जाने वाली इसी हल्दी घाटी जंग को। महाराणा प्रताप द्वारा अधीनता स्वीकार न करने पर सन 1576 को अकबर अपने समस्त सेनापतियों के साथ अजमेर आ थमका। इधर महाराणा प्रताप ने भी अपनी पूरी ताकत युद्ध के लिए झोंक दी। उन्होंने भीलों व अफगानों को अपनी तरफ मिलाया। महाराणा प्रताप अपनी पूरी सेना के साथ हल्दी घाटी की ओर कूच किया। उधर मुगल फौज भी अपनी पूरी ताकत के साथ हल्दी घाटी की ओर बढ़ रही थी, जिसकी कमान मानसिंह कस्बा के पास थी। रास्ते में मेवाड़ी फौज में राणा पुंजा के नेतृत्व में भील,
वह हकीम खां सूरी के नेतृत्व में अफगानी फौज भी मेवाड़ी फौज में मिल चुकी थी। महाराणा प्रताप ने अपनी 20,000 फौज के साथ लो सिंह नामक स्थान पर पड़ाव डाला। मानसिंह का पड़ाव यहाँ से सब मील की दूरी पर था। 18 जून सन 1576 को संसार इसी बीच मुगल सेना आगे बढ़ने लगी। तभी महाराणा प्रताप ने अपने हरावल दस्ते के सेनापति हकीम खां सूरी को शत्रु पर प्रहार करने का आदेश दिया। महाराणा की हरावल सेना ने आगे बढ़ रही मुगल फौज के 3 हरावल दस्तों को मार गिराया। इस घनघोर हमले से बौखलाई मुगल हरावल खेमा लोणकर्ण के नेतृत्व में भाग खड़ा हुआ। अब मुगल और मेवाड़ी फौज आमने सामने की टक्कर में थी। मुगल फौज ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को पहली बार देखा था। उनके रणभूमि में आते ही मुगल फौज में दहशत का माहौल पैदा हो गया। महाराणा जिस ओर आगे बढ़ जाते वह शत्रुओं के ढेर लग जाते। बदायूंनी अपनी किताब में लिखते हैं, महाराणा प्रताप बहुत लंबे, मजबूत और ताकतवर थे। प्रताप हाथ में तलवार लेकर जब चलते थे तो ऐसा लगता था मानो आधी फौज को तो वे अकेले ही मौत के घाट उतार देंगे। महाराणा की सेना ने कुछ ही घंटों में दुश्मनों के ढेर लगा दिए। बौखलाई मुगल फौज में अफरा तफरी का माहौल था। हल्दी घाटी के रण में राणा प्रताप के अदम्य पराक्रम, कुशल रणनीति व शौर्य के सामने मुगल फौज बौखला चुकी थी। बौखलाई मुगल फौज अरावली की ओर भाग खड़ी हुई। इस हमले में महाराणा व प्रिय घोड़ा शेतक भी घायल थे। तभी राणा जी ने सेना का नेतृत्व सादड़ी रियासत के झाला बिदा को दिया। कई इतिहासकारों के अनुसार हल्दी घाटी की जंग में महाराणा की विजय होती है। राजस्थान सरकार द्वारा यह दावा किया गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की नहीं वरन महाराणा प्रताप की विजय हुई। इसके पीछे सरकार ने राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में उदयपुर में मीरा महाविद्यालय के प्रोफेसर इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा के शोध का हवाला दिया है। उसके अनुसार युद्ध के बाद अगले 1 साल तक महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के आसपास की गांवों की जमीनों के पट्टे ताम्रपत्र के रूप में जारी किए थे। जमीनों के पट्टे जारी करने का अधिकार केवल राजा का था। इस युद्ध का वर्णन युद्ध में एकमात्र उपस्थित इतिहासकार बदायूं ने मुंतखब उत तारिक में किया है। महाराणा प्रताप ने भीलों की सहायता द्वारा निरंतर छापामार युद्ध पद्धति के माध्यम से मुगलों द्वारा छीने गए समस्त मेवाड़ी भूभाग को मुक्त करवा दिया और मुगलों को दिल्ली भागने पर मजबूर कर दिया था। अकबर को ऐसा लगने लगा था कि प्रताप की तुलना में वो काफी कमजोर हो चुका है। उसी वक्त एक बड़ी फौज जगन्नाथ कस्बा के नेतृत्व में मेवाड़ फतेह को कूच करती है, लेकिन उसे भी कोई सफलता प्राप्त नहीं।